गांव में चारों तरफ होली की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। लोग अपने अपने घरों की सफाई कर रहे थे। बाजार गुलाल, मिठाई और पिचकारियों से सजा हुआ था। बच्चे गलियों में दौड़ते भागते होली के गीत गा रहे थे। लेकिन गांव के कोने में एक घर ऐसा भी था जहां ना रंग थे न खुशियां। सुनीता अपने बेटे छोटू के साथ घर के कोने में बैठी थी। उसका पति सुरेश 3 साल पहले एक हादसे में गुजर गया था और तब से ही सुनीता जमींदार के घर झाड़ू पोंछा करने का काम किया करती थी। माँ, इस बार हम होली मनाएंगे ना? मुझे भी रंग लगाना है और मिठाई खानी है। होली तो सबके लिए होती है, लेकिन हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। अगर इस बार हम थोड़ा और मेहनत कर लें तो अगले साल धूमधाम से होली मनाएंगे। ठीक है, लेकिन माँ, पिछले बार भी आपने यही कहा था और उससे पहले भी। क्या गरीबों के लिए कोई त्योहार नहीं होता? सुनीता के पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर वह छोटू से कहती है, बेटा तुम अभी स्कूल जाओ, मैं मालकिन से पैसे के बारे में बात करूंगी। सुनीता का बेटा छोटू गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। सुनीता उसे स्कूल भेजकर जमींदार के घर झाड़ू पोंछा करने चली जाती है। काम करते समय वह सोचती है, अभी तो मैं 10 दिन पहले मालकिन से पैसे मांगे थे। अभी मैं मांगूंगी तो शायद मालकिन गुस्सा करेंगी। पर छोटू के लिए रंग और पिचकारी लेना तो था। एक बार कहकर देखती हूँ, शायद वह पैसे दे दें। फिर सुनीता किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन, होली का त्योहार आ रहा है। छोटू रंग और पिचकारी की जिद कर रहा है। अगर आप कुछ पैसे दे देते तो मैं उसके लिए रंग और पिचकारी खरीद देती। अच्छा, तो तुम्हें शर्म नहीं आती पैसे मांगने में? अभी मैंने तुम्हें 10 दिन पहले ही पैसे दिए थे, फिर तुम आ गई पैसे मांगने। एक तो तुम काम पर लेट से आती हो और पैसे ऐसे मांगती हो जैसे कमा कर रखती हो। मालकिन, पैसे मांगने में शर्म कैसा? मैंने अपना काम का पैसा मांगा है। मालकिन, आप अगले महीने मेरी पगार में से पैसे काट लेना, पर अभी दे दो क्योंकि होली आ रही है और मैं अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं खरीद पा रही हूँ। होली में कुछ नहीं खरीद पा रही हो तो क्या मैं इसका ठेका लेकर रखी हूँ? देखो सुनीता, मुझे तुमसे इतनी बहस नहीं करनी। पैसे समय पर ही मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुम्हें यहाँ पर काम करना है तो करो, वरना तुम जा सकती हो। तुम्हारे जैसे बहुत पड़े हैं। इतने में ही मालकिन का पति हरिकिशन आता है। किस बात की बहस चल रही है आपस में? देखो ना जी, एक तो काम पर लेट आती है और महीने से पहले ही पैसा मांगने लगती है। मैं तो तंग आ गई हूँ इससे। मैं तो तुम्हें पहले ही कहा था कि काम वाली लोगों को इतना भी माथे पर मत चढ़ाओ, मगर तुम कहाँ सुनोगी मेरी बात? ये सुनीता काम वाली होकर तुम मालकिन से बहस करती हो। निकल जाओ मेरे घर से, और आज के बाद यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए। होली का समय है और घर पर पैसा नहीं था, इसलिए मैं पैसा मांग रही थी। अपने लिए नहीं, बच्चे के लिए। मालिक, उस बच्चे पर रहम करो जो पिता के गुजरने के बाद आज तक होली नहीं खेला हो। होली के समय पर मुझे काम से न निकालिए। कहीं काम नहीं मिलेगा, फिर मेरे घर में होली पर चूल्हा नहीं जलेगा। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। चल निकल यहाँ से, नहीं तो धक्के मारकर निकालूं। सुनीता के लाख गिड़गिड़ाने के बाद भी जमींदार नहीं माने और सुनीता को काम से निकाल दिया। बड़ी उदास मन से सुनीता घर जाने लगी। इतनी परेशान थी कि चलते चलते वह जंगल के रास्ते पर निकल पड़ी। फिर बड़ी उदास मन से वह जंगल में ही बैठ जाती है। तभी एक साधु बाबा उस जंगल से ही गुजर रहे थे और सुनीता को उदास देखकर पूछते हैं, बेटी, आजकल जमाना बहुत खराब है। तुम इस सुनसान जंगल में अकेले क्यों बैठी हो? आपको क्या ही बताओ बाबा, होली का त्योहार आ रहा है और आपको तो पता ही होगा कि बच्चे होली में कितनी मस्ती करते हैं। पर मेरे बच्चे की किस्मत में शायद मस्ती लिखा ही नहीं है। जब भी मैं उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ तब और भी बुरा हो जाता है। मैं जमींदार के घर झाड़ू पोंछा का काम किया करती थी, पर जमींदार ने मुझे अब काम से ही निकाल दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। देखो बेटा, उदास मत हो। अभी होली के 4 दिन बचे हुए हैं। तुम दूसरों के घर में काम करती हो, उससे अच्छा तुम अपना कुछ व्यापार करो। जैसे कि अभी होली का समय है तो रंग और पिचकारी गुलाल ये सब अभी ज्यादा बिकेंगे। तुम इसी का व्यापार क्यों नहीं कर लेती हो? पर बाबा, ये सब व्यापार करने के लिए पैसा होना जरूरी है और मेरे पास तो अभी खाने के लाले पड़े हैं। मैं व्यापार कैसे कर सकती हूँ? बेटा, तुम कहीं से पैसा उधार ले लो, पर तुम अपना व्यापार करो और खुद का मालिक बन जाओ। बाबा, अगर व्यापार नहीं चला तो मैं उधार के पैसे कहाँ से भरूंगी? नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती। मेरे एक बच्चे हैं,
ऐसे में तो भूखे मर जाएंगे हम लोग। पगली, रिस्क तो हर कदम पर लेना पड़ता है। क्या तुम यहाँ खड़ी हो तो रिस्क नहीं है? जो रिस्क लेता है जिंदगी में वही आगे बढ़ता है। और हाँ, तुम देसी नुस्खे से ही रंग और गुलाल को बनाकर बेचना। अगर तुम्हारा व्यापार नहीं चला तो तुम इसी जगह हमसे आकर मिलना। ये सब कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। फिर सुनीता एक उम्मीद लेकर घर लौटती है और गांव के सेठ लाला के यहाँ पैसे लेने पहुंच जाती है। सेठ जी, हमें भी पैसे चाहिए। मैं भी अपना एक व्यापार करना चाहती हूँ। अरे तुम औरत होकर क्या व्यापार करोगी? तुम लोगों को तो घर का काम ही शोभा देता है। सेठ जी, मैं मजबूर हूँ, इसलिए व्यापार करना चाहती हूँ। मुझे कुछ पैसे उधार पर दे दीजिए। जैसे ही मेरे पास पैसे आने लगेंगे मैं आपका पैसा वापस कर दूंगी। ठीक है, तब तक तुम अपने घर के कागज लाकर मेरे हवाले कर दो। कहीं तुम कर्ज न चुका पाई तो यह घर हमारा हो जाएगा। सेठ की यह बात सुनकर सुनीता का मन डगमगा जाता है। अरे पगली, रिस्क तो हर कदम पर लेना पड़ता है। क्या तुम यहाँ खड़ी हो तो रिस्क नहीं है? जो रिस्क लेता है जिंदगी में वही आगे बढ़ता है। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। मुझे पैसा दे दीजिए, मैं कागज लाकर आपको दे दूंगी। फिर सुनीता सेठ से 500 रुपये उधार लेकर रंग गुलाल बनाने वाले सामान को लेकर घर आ जाती है और अपने घर के नुस्खे से ही रंग और गुलाल को बनाती है और अगली सुबह ठेले पर रंग गुलाल और पिचकारी लेकर गांव की तरफ निकल जाती है। आओ भाई, आओ बहन, ये कोई बाजार का रंग नहीं, ये है अपने हाथों से बना प्यार भरा गुलाल। ना केमिकल ना जलन, बस फूलों की खुशबू और प्यार की मिठास। इस तरह से करके सुनीता पूरे गांव में रंग गुलाल पिचकारी बेचने लगी, लेकिन कोई उसके रंग खरीदने को तैयार नहीं था। लोग उसकी दुकान के पास से निकल जाते और वह मायूस होकर अपने रंगों को देखती रहती। इस गांव में एक मंगल नाम का व्यक्ति कई सालों से रंग बेच रहा था। सब मंगल के रंग ले रहे थे। उनके रंग चमकदार होने के कारण गांव वालों को बहुत पसंद आ रहा था। इतने में एक गरीब बच्चा मंगल के पास आकर थोड़ी सी रंग मांगता है। जा यहाँ से। बच्चा बहुत दुखी हो गया और एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। सुनीता उस बच्चे को देखकर अपने बेटे छोटू की याद आ जाती है। वह उस बच्चे के पास जाती है। रंग देते हुए, ले बेटा, ये ले। कहाँ रहते हो तुम? मैं अनाथ हूँ। ये सुनकर सुनीता को बहुत दया आती है और उस बच्चे को अपने घर चलने को कहती है। बच्चा पप्पू उसके घर जाकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे सोने के लिए घर मिला और खेलने के लिए दोस्त। अब तो सुनीता की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई। सुनीता चिंता से अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठी थी। तभी वहां पर वह साधु बाबा आते हैं। क्या हुआ बेटी? क्या तुम्हारा रंग कोई नहीं खरीद रहा? नहीं बाबा, मेरे गुलाल रंग में कोई चमक नहीं है क्योंकि मैंने उन्हें अपने हाथों से बनाया है और गांव के मंगल के रंग गुलाल में बहुत चमक है, इसलिए लोग उनके दुकान में भीड़ लगा रखी है। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं सब देखा हूँ। तुम अपने घर एक अनाथ बच्चे को लेकर आई हो। तुम्हारा दिल कोमल और तुम ईमानदार हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। यह लो बेटी, इसमें जादुई रंग है। जब तुम अपने रंगों में इसे मिलाओगी तो तुम्हारे रंग सबसे अलग और खास हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, यह रंग सिर्फ प्रेम और सच्चाई के लिए बने हैं। लालच या बुरी नीयत से इनका उपयोग किया तो ये अपना प्रभाव खो देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। सुनीता ने बाबा को प्रणाम करके डिबिया पास रख ली। फिर बाबा वहां से गायब हो जाते हैं। फिर रात हो जाती है। सुनीता ने उस डिबिया के चूर्ण को अपने रंगों में मिला दिया और सो गई। अगले दिन जब वह अपनी दुकान पर पहुंची तो चमत्कार हो गया। उसके रंगों में एक अलग ही चमक थी। वे न केवल सुंदर दिख रहे थे बल्कि उनसे हल्की हल्की खुशबू भी आ रही थी। जैसे ही पहले ग्राहक ने रंग खरीदा और अपने चेहरे पर लगाया, वह खुशी से चिल्ला उठा, अरे ये रंग तो ठंडक दे रहा है और इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है। बहन जी, मुझे 10 डिब्बे रंग दे देना और 10 पैकेट गुलाल। उसकी यह बात सुनकर मंगल की दुकान के पास खड़े ग्राहक सुनीता के पास आ जाते हैं और सुनीता के गुलाल को उठाकर देखते हैं। तभी सुनीता बोलती है, भाई साहब, ये गुलाल रंग मैं घर पर बनाई है। इसमें कोई केमिकल नहीं है। आप बच्चों को भी लगा सकते हो, कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा तो ये बात है। मुझे भी 10 डिब्बे रंग और 10 पैकेट गुलाल दे दो। इस तरह से करके सुनीता के सारे रंग बिक गए और सुनीता की अच्छी कमाई हुई। सुनीता घर जाकर और ज्यादा रंग गुलाल को बनाया और उस गांव के बाजार में ले आई। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी और गांव के लोग सुनीता की दुकान पर उमड़ पड़े।
हर कोई उसके रंग खरीदना चाहता था। जो लोग पहले मंगल के रंग खरीद रहे थे वे भी अब सुनीता के रंगों की तरफ आकर्षित हो गए। मंगल जो ये सब देख रहा था भीतर ही भीतर तिलमिला उठा। उसकी दुकान पर कोई नहीं आ रहा था। उसने अपने नौकर गोलू को बुलाया। अबे गोलू, ये क्या तमाशा हो रहा है? यह गरीब औरत के अचानक इतने रंग कैसे बिक रहे हैं? हाँ मंगल भैया, मैं आपको बताना भूल गया था। जब मैं घर से दुकान के लिए आ रहा था तब इसके घर के पास एक साधु बाबा इसे कुछ डिब्बे में दे रहे थे और कह रहे थे इसे रंगों में मिला देना। कहीं वो जादुई रंग तो नहीं था? अच्छा, तो ये बात है। तो अब हमें भी वैसा ही करना होगा। जा ढूंढ उस साधु को। मंगल ने अपनी नौकर गोलू को उस साधु बाबा को ढूंढने के लिए भेज दिया। गोलू दिन भर गांव में साधु बाबा को खोजता रहा लेकिन वह कहीं नहीं मिला। थक हार कर वह वापस आया। मंगल भैया, वो बाबा तो जैसे हवा में गायब हो गए। पूरे गांव में कहीं नहीं मिले। तो अब दूसरा तरीका निकालना होगा। अगर हम साधु को नहीं ढूंढ सकते तो हम सुनीता के रंगों में गड़बड़ी कर सकते हैं। फिर मंगल रात होने का इंतजार करता है। चुपके से सुनीता की झोपड़ी में जाने की योजना बनाई। उसका इरादा था कि वह सुनीता के रंगों में लाल मिर्च का पाउडर मिलावट कर दे, जिससे लोग उसके रंगों को खरीदना बंद कर दें। रात के समय जब तीनों सो रहे थे तब मंगल अपने एक साथी चीकू के साथ चोरी छिपे सुनीता की झोपड़ी के पास पहुंचा। फिर मंगल ने अपने दोस्त चीकू से कहा, देख चीकू, मैं दरवाजे पे खड़ा रहूंगा, तू अंदर जा और उसके रंगों में ये लाल मिर्च का पाउडर मिला दे, जिसे गांव वाले लगाते ही चिरमिरा उठें। चीकू जैसे ही झोपड़ी में घुसा अचानक हवा तेज चलने लगी। उसकी आंखों में धूल उड़ने लगी और एक अजीब सी आवाज आई, जो बुरा करेगा वो खुद मिट्टी में मिल जाएगा। चीकू डरकर बाहर भाग आया। मंगल भाई, मुझे नहीं लगता हमें ये करना चाहिए। कोई अनहोनी हो सकती है। अबे डरपोक, अगर तुझे डर लग रहा है तो मैं खुद करूंगा। फिर मंगल ने घर के अंदर गया और जैसे ही रंग के डिब्बे को पकड़ा फिर अचानक जोर की हवा चलने लगी। ये तो रंग का डिब्बा पकड़ते ही बहुत तेज हवा चल रही है। अगर मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर मिलाता हूं तो मेरी आंखों में ही लाल मिर्च उड़कर पड़ जाएगी। एक काम करता हूं, सारा रंग ही चुरा कर ले जाता हूं, फिर मैं इसी रंग को कल बेचूंगा। फिर भी मंगल ने जैसे तैसे करके उस रंग वाले डिब्बे को अपने दुकान में जाकर रख दिया। अगले दिन सुबह हुई। सुनीता ने देखा कि उसका रंग घर से गायब है। उसने अपने घर में इधर उधर ढूंढा पर उसके रंग कहीं नहीं दिखे। वह समझ गई कि किसी ने मेरे रंग को चोरी कर लिया है। वह बिल्कुल अंदर से टूट गई थी। आज होली थी। पूरा गांव रंगों से सराबोर था। हर गली में खुशियों की बौछार थी। बच्चे दौड़ दौड़ कर एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। ढोल नगाड़ों की धुन पर लोग नाच रहे थे और सबके चेहरे पर होली की मस्ती झलक रही थी। लेकिन सुनीता का घर सना हुआ था। कोई रंग नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई मस्ती नहीं। छोटू और पप्पू घर के कोने में उदास बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। सुनीता एक कोरी थाली के सामने बैठी थी। ना कोई मिठाई, ना कोई पकवान। तभी छोटू धीरे से बोलता है, माँ, हम होली नहीं खेलेंगे। सुनीता ने आंसू पोंछे लेकिन बोल नहीं पाई। उसकी आवाज गले में अटक गई थी। उधर मंगल की दुकान पर भीड़ लगी थी। तभी एक व्यक्ति ने मंगल से कहता है, अरे मंगल, ये तो वैसा ही चमक रहा है जैसे कल सुनीता के रंग चमक रहे थे। हाँ भाई, हो सकता है। अब देखता हूँ कि सुनीता कैसे रंग बेचती है। उसकी होली सुनी हो गई और मेरी दुकान की भीड़ देखो। सुनीता ने गांव की तरफ निकल पड़ी। वह देखती है कि मंगल की दुकान पर रंग लेने वालों की भीड़ लगी है। तभी सुनीता के पास गांव की एक काकी आती है। बेटी, मंगल के पास बिल्कुल तुम्हारी तरह ही रंग है। तुम्हारी रंग की तरह चमक और सुगंधित भी है। पता नहीं मंगल ने इस बार तुम्हारी तरह रंग कहाँ से ले आया। काकी, कल रात मेरे घर से मेरे रंग चोरी हो गए। इस बार मैंने अपने बच्चों के लिए होली पर कितने सपने सजाए रखे थे। कमला, कहीं वो मंगल तुम्हारा रंग तो चोरी करके नहीं ले आया? क्योंकि हर चीज तुम्हारी तरह ही दिख रहा है। काकी, मुझे भी लगता है कि मेरा रंग मंगल ने ही चुराया है, क्योंकि कल तक मंगल की दुकान में रंग खरीदने वालों की भीड़ नहीं थी और सुबह होते ही उसकी दुकान पर भीड़ हो गई। ये सब आपस में बात कर ही रहे थे। तभी गांव का एक बुजुर्ग सुनीता से कहता है, अरे सुनीता, आज तुमने अपनी ठेला नहीं लगाई। देखो, मंगल ने बिल्कुल तुम्हारी तरह ही चमकदार खुशबू वाले रंग और गुलाल लेकर आया है। तभी सुनीता सोचती है, अब तो पक्का हो गया कि मेरा रंग मंगल ने ही चुराया है। मुझे इसकी शिकायत गांव के मुखिया से करनी होगी, तभी मुझे न्याय मिलेगा। तभी सुनीता गांव के मुखिया के पास जाती है और मुखिया को सारी बात बताती है।
तभी मुखिया मंगल को बुलाता है और मंगल आते के साथ ही वह समझ जाता है कि सुनीता ने मुझ पर शक करने लगी है। अरे मंगल, तुमसे किसने कहा कि सुनीता का रंग तुमने चोरी किया है? मैंने तो तुमसे कुछ ऐसा कहा ही नहीं। इसका मतलब तुम ही सुनीता का रंग चोरी किए हो। मंगल ने अपनी चोरी कबूल करने में आना कानी करने लगे। तभी मुखिया ने सुनीता से कहा, सुनीता, तुम्हारे पास कुछ सबूत है तो मुझे बताओ। हाँ मुखिया जी, मेरे पास सबूत है। सब लोग चौंक गए। मंगल के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने अपने बनाए रंगों में एक खास पहचान छुपाई थी। मैंने हल्दी के पानी में कुछ खास पत्तियां मिलाई थी, जिससे रंगों में हल्की खुशबू आ गई थी। अगर मंगल के पास वही रंग होंगे तो उनमें से वही खुशबू आएगी। मंगल, जो भी रंग तुम्हारे पास हैं उन्हें हमारे सामने लाओ। मंगल अब घबरा गया, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने घर से रंगों की पोटली लाकर सामने रख दी। मुखिया जी ने एक बूंद पानी उसमें मिलाया और हाथों से उसे सूंघा। फिर उन्होंने गांव के एक बुजुर्ग से भी सूंघने को कहा। हाँ, ये तो हल्दी और उन खास पत्तों की महक है जो सुनीता ही इस्तेमाल करती थी। मंगल, तुमने चोरी की है और झूठ भी बोला। तुम्हें सजा मिलेगी। अब से गांव में कोई भी तुम पर भरोसा नहीं करेगा। मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब दोबारा चोरी का काम नहीं करूंगा। नहीं, तुम्हें सजा मिलेगी। और तुम्हारी सजा ये है कि आज तुम्हारी जितनी भी कमाई हुई है सब लाकर सुनीता को दो, क्योंकि सुनीता की तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ है। मंगल ने आज की कमाई हुए पैसे सब सुनीता को लाकर दे दिए और सुनीता पैसे लेकर बाजार से मिठाई, छोटू और पप्पू के लिए होली के कपड़े, रंग और पिचकारी लेकर जाती है। फिर वह सब खुशी खुशी होली मनाते हैं।